फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट ज्ञानेश्वर महाजन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कायदा कानून। आज हम ज़मानत के बारे में जानने वाले हैं। ज़मानत क्या होती है, कैसे होती है, उसमें कौन सी शर्त कोर्ट लागू करती है और कोर्ट कब किसे और कैसे ज़मानत देती है और कब कैसे नामंजूर कर सकती है यानी रिजेक्ट कर सकती है, इस बारे में हम आज जानने वाले हैं। इससे पहले हम जो अपराध होते हैं उस अपराध के बारे में थोड़ा सा जान ले। वो अपराध होते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, यानी कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, ये दो प्रकार के अपराध होते हैं। जो संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध होते हैं वो गैर ज़मानती अपराध होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजिबल यानी असंज्ञेय अपराध होते हैं वह जमानती अपराध होते हैं। यह अपराध में देखा जाए तो जो संज्ञेय अपराध होते हैं, जो कॉग्निजिबल अपराध होते हैं, वो गैर जमानती होने के लिए वो उसमें जमानत देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजिबल अपराध है उसमें मैजिस्ट्रेट को जमानत देनी ही पड़ती है, क्योंकि वो जमानती अपराध होते हैं। उसमें अगर आरोपी के पास जमानत नहीं है तो पर्सनल बॉन्ड पर भी उसे रिहा कर दिया जाता है। जब कोई किसी आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तो उसे 24 आवर्स में न्यायालय में हाजिर करना होता है, और उसको हिरासत में लेने के बाद 24 आवर्स में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करने के बाद जब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि उसने संज्ञेय अपराध किया है तो उसको फौजदारी प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत धारा 437 और 439 से रेगुलर बेल एप्लीकेशन पर उसे रिहा कर सकती है या उसे जेल भिजवा सकती है। इस तरह जमानत के जो प्रकार है वो दो प्रकार जमानत के हैं, नियमित जमानत और अग्रिम जमानत। इस तरह अग्रिम जमानत जो होती है वो अंडर सेक्शन 438 में दिए गए प्रावधान पर दी जाती है। यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें 438 का जो धारा है उसके तहत अग्रिम जमानत वो सत्र न्यायालय में मिल सकती है और वो आवेदन सत्र न्यायालय में किया जाता है। और जो नियमित जमानत होती है वह मैजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करके प्राप्त की जा सकती है। और इस तरह जो मुकदमे में जमानत दी जाती है इसका मतलब है कि मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, यानी जो आरोपी रहता है उसको जमानत पर रिहा करने के बाद उसकी जो हाजिरी होती है मुकदमे में हाजिर रहने की वह सुनिश्चित करना होती है। इस तरह भारतीय आपराधिक कानून के तहत एक अभियुक्त को हिरासत से रिहा करने का प्रावधान है। गैर जघन्य अपराध के लिए जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 437 को सशक्त किया जाता है। इसमें आरोपी को एक आवेदन के माध्यम से आरोपी को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से क्षेत्र न्यायिक मैजिस्ट्रेट से उसके जमानत पर रिहा करने का अनुरोध कर सकता है। और इस तरह मैजिस्ट्रेट संबंधी जो सरकारी वकील रहता है या सरकारी वकील या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है उनका जो से मंगवा कर
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत पर रिहा कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। इस तरह जो जमानत के लिए एप्लीकेशन दी जाती है उस पर मैजिस्ट्रेट सुनवाई करता है। और कब किसको जमानत मिल सकती है? जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी अपराध के लिए संदेह किया जाता है जिसके लिए सज़ा मौत या आजीवन कारावास नहीं है। जब किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सज़ा मौत या आजीवन कारावास नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए उसके एरिया यानी क्षेत्रीय मैजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया जाता है। उपयुक्त धारा की तहत यानी 437 और 439 के तहत वहाँ पर एप्लीकेशन किया जाता है। लेकिन जो क्षेत्रीय मैजिस्ट्रेट रहते हैं उनके पास 437 के तहत एप्लीकेशन यानी आवेदन किया जाता है। अगर अदालत को लगता है कि उसे जमानत पर रिहा करना उचित है तो वह ऐसे आदेश पारित करते हैं। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आरोपी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इस तरह जो आरोपी रहता है वो जो न्यायालय की जो शर्तें हैं उस तहत उसे रिहा कर दिया जाता है। और न्यायालय जब भी आरोपी को जमानत देता है तब उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे कि पीड़ित और अभियुक्त के हित के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए और आरोपियों ने क्रूर कृत्य किए हैं उससे समाज को बचाना है और आरोपी के निर्दोष होने की पुष्टि जब तक वह दोषी नहीं पाया जाता तब तक रहती है। और इस तरह जो आरोपी रहता है वह निर्दोष समझा जाता है जब तक उसके खिलाफ जो अपराध आरोपित किया गया है वो साबित ना हो जाए। इस तरह कोर्ट जमानत देने के लिए भी इनकार कर सकती है। जब नियमित जमानत देने या मना करने के मामले से निपटने के दौरान न्यायालय से विचार किया जाता है कि अपराध की प्रकृति, अपराध की स्थिति में सज़ा की गंभीरता, आरोपी की धमकी, फरार होने की धमकी, बार बार अपराध होने की संभावना आदि से उसकी जमानत रद्द की जा सकती है और उसको जमानत देने के लिए इनकार किया जा सकता है। जबकि हम देखते हैं कि जो आरोपी होता है वह जो उस अपराध में गवाह होते हैं उस गवाह को और फिरियादी को वो धमकाता है, उसके खिलाफ गंभीरता से उनको धमकी देता है और वो जैसा अपराध उसने किया है वैसा ही अपराध होने की संभावना हो सकती है। इसलिए न्यायालय उसे जमानत देने से इनकार कर सकती है। और न्यायालय ने जब उसे जमानत देने के लिए मंजूरी दी तो कुछ शर्तें उसको लागू करने के लिए बाधित किया जाता है। जैसे आरोपी को जमानत पर रिहा करते समय अदालत ने उस पर निम्नलिखित शर्तें लगाई जा सकती है। ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के तहत बॉन्ड निष्पादित की शर्तों के अनुसार भाग लेगा। उस व्यक्ति पर उस अपराध के समान अपराध नहीं होगा जिस पर उस पर आरोप लगाया गया हो या उस पर शक किया गया हो, जिस आयोग का वह संदिग्ध हो। और ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की
अभद्रता, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे इस तरह के तथ्यों को अदालत में या किसी पुलिस अधिकारी को खुलासा करने से रोकने के लिए या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके। इस तरह जो ज़मानत उसे दी जा सकती है, उसे इस शर्तों को पालन करना हो सकता है और किसी भी गवाह को उसे धमकी या उसे अभद्रता से धमकी देना या उस जो अपराध के जो सबूत होते हैं उनको छेड़छाड़ करने से उसे मनाही की जाती है। यदि ज़मानत पर आने के बाद आरोपी थोपी गई शर्तों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में लिया जाए। इस तरह उसने अगर उस शर्तों का पालन नहीं किया, उसने उस शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसे उस वापस हिरासत में भेज दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसे पुलिस को उस आरोपी के खिलाफ वारंट निकाल के वारंट का आदेश पारित करके पुलिस को आदेश किया जाता है कि उसे हिरासत में भेज दिया जाए और हिरासत में उसको ले लिया जाए। इस तरह ज़मानत से हमने आज नियमित ज़मानत देखी। अब हम अगले वीडियो में जो ज़मानत देखने वाले हैं वो एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम ज़मानत देखने वाले हैं। नमस्कार। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और आप लाइक करेंगे